किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं खंडवा के कपास अनुसंधान केंद्र में, जहां पर जैविक विधि द्वारा कई प्रकार से जैविक उर्वरक तैयार की जाती हैं। किसान भाइयों, ये जैविक उर्वरक किस प्रकार तैयार की जाती हैं, पौधों में, खेतों में इनका उपयोग किस प्रकार किसान भाई कर सकते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तकनीकें क्या होती हैं, कितना फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को इन जैव उर्वरकों से होता है, इसके बारे में आज हम यहाँ जानेंगे। किसान भाइयों, हमारे बीच मौजूद हैं विकास कुमार जी, जो कि सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। आपका हम विकास कुमार जी कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विकास कुमार जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये एक हाईटेक लैब है जहां पर कई तरीक़ों से आप यहां पे जैविक उर्वरक तैयार करते हैं। जैविक उर्वरकों के बारे में ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन से जैव उर्वरक किस फसल के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए, उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी, यहाँ पर सर हम लिक्विड कैरियर बेस्ड हम लोग यहाँ पे तरल उर्वरक, जो जैविक उर्वरक है, उसको हम तैयार करते हैं जी। यहाँ पर पीएसवी मुख्यतः राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और बायोफंगीसाइड्स वगैरह, बायोपेस्टिसाइड्स वगैरह, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं। ये जो तरल जैव उर्वरक हैं वो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी मात्रा भी अलग अलग होती है जी। जैसा कि विकास जी आपने बताया कि तरल जैव उर्वरक भी तैयार किए जाते हैं, तो तरल जैव उर्वरकों की जो डोज होती है, ये डोज क्या होनी चाहिए और इस्तेमाल करने के तरीके क्या होने चाहिए, किस प्रकार से किसान भाई इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, जहाँ तक तरीकों की बात है सर, तो बीजोपचार हम कर सकते हैं, डायरेक्टली हम पानी के साथ सिंचाई कर सकते हैं इनका, और जो गोबर खाद है, केचुआ खाद है, उनके साथ इनको मिक्स करके, मिला करके उसको हम खेतों में छिड़काव करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो लिक्विड है, जो तरल जैव उर्वरक है, उसकी डोसेज है 2 से 2.5 ml हम पर प्लांट के, अगर गमले आपके पास हैं तो गमलों में आप 2 से 2.5 ml पानी के साथ मिक्स करके आप उसको डाल सकते हैं। और फसलों के लिए बात करें तो 2.5 से 3 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो केचुआ खाद है, उनको 50 केजी का एक बैग होता है, तो 50 केजी के बैग में आप 500 ml जो तरल जैव उर्वरक है, आप उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए, और सुबह आप उनका खेतों में छिड़काव करके बेहतर लाभ उनका लिया जा सकता है जी। विकास जी, वेस्ट डीकम्पोजर की अगर हम बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका गुणन प्रक्रिया क्या रहती है, जिसे को हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, वो क्या रहेगी, तैयार किस प्रकार किया जाएगा, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी, डॉक्टर कृष्ण चंद्रा सर ने एक वेस्ट डिकम्पोजर का आविष्कार किया था। तो वो जो है डिकम्पोजर, उसमें बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं और फंगस भी हैं, जो लगभग हर फसल के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जी जी। एक जो डिबिया आती है उनकी 30 ग्राम की, 25 ग्राम की, वो डिबिया को आपको 200 लीटर पानी के ड्रम में उसको डालना होगा। उससे पहले आपको पानी में 2 केजी गुड़ को अच्छे से मिक्स करके, उसके बाद वो जो डिबिया है उसका सारा कल्चर आप उसमें मिला देंगे, और उसको एक लकड़ी के डंडे से आपको उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, घुमा देना है। दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप उसको घुमाएं, और 7 से 8 दिन में आपका जो कल्चर है वो 200 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने जो घोल तैयार कर लिया है जी, ये फिर इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, मतलब कितने समय के अंदर इसको उपयोग कर लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा या फिर यूजलेस हो जाएगा, क्या कहेंगे? जी, अगर बोतल बंद डब्बों की बात करें तो उनको आप जब खोलें तरल जैव उर्वरक को, तो उनको इंस्टेंटली आप उसी समय पे आप उसका इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज उसमें कंटामिनेशन होने का बहुत खतरा होता है। तो आप बोतल वाले डब्बों को एक साथ में ही इस्तेमाल कर लीजिए। जो आपने मल्टीप्लाई किया है वेस्ट डिकम्पोजर, जिसके बारे में बताया मैंने, उसको
आप ओपन एयर में रख सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। आप उसको बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। जी, ये तो बात हुई इसके मल्टीप्लिकेशन की और कितने समय के अंदर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं बात अगर निकल के आती है विकास जी प्रभावशाली बनाने की, किस प्रकार से इसको और प्रभावशाली बना दिया जाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से हम इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं ताकि हमारे फसलों के लिए और ज़्यादा उपयोगी साबित हो ये? जी सर, वेस्ट डिकम्पोजर जो मल्टीप्लाई किया है वो बहुत ही सस्ता जैव उर्वरक है, जो किसानों के लिए बहुत ही एक वरदान जैसा है। उसको और प्रभावशाली आप बना सकते हैं अगर उसमें आप बेसन और सोयाबीन का पाउडर अगर मिलाएं, आप उसको एक उचित मात्रा में 500 ग्राम 250 ग्राम इस तरीके से, और उसको कुछ दिनों तक छोड़ दें, तो उनका जो प्रभाव है, उनके जीवाणु का प्रभाव है, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। इसके इफेक्ट्स और ज़्यादा उसमें फिर जी बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। अच्छा विकास जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ कई प्रकार के यहाँ पे लेबोरेटरी में उर्वरक यहाँ पे तैयार भी दिख रहे हैं। विकास जी, हर फसल के लिए कौन कौन से, मतलब क्या अलग अलग उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर एक ही उर्वरक आप 2 से 3 फसलों में भी ले सकते हैं? जी सर, तरल जैव उर्वरक जो है वो आप हर फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो राइजोबियम है जैविक उर्वरक, वो हम सिर्फ दलहनी फसलों के लिए इस्तेमाल करेंगे। राइजोबियम को आप दलहनी के लिए जी, सिर्फ दलहनी फसलों के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी हर पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश चाहिए होता है, तो उसके लिए हमारे पास अजोटोबैक्टर है, पीएसबी है, और भी डिकम्पोजर है, एजोस्पिरिलम है, और भी बहुत सारे हैं, पोटास मोबिलाइजिंग, ये सारे बैक्टीरिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है और आज हमारे साथ में है विकास कुमार जी, जो कि हैं सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा से। विकास जी, आपका हम कार्यक्रम में पुनः स्वागत करते हैं। अच्छा विकास जी, जो बहुत सारी जो उर्वरकों के जो नाम है, कई बार ये नाम टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं करते, किसान भाई को लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसके कोई और इजी, कोई आसान तरीके होते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ ब्राउशर वगैरह आप किसानों को सीधे उपलब्ध करा देते हैं जिसके नाम के आगे लिखा हो कि यह उर्वरक इस काम में आएगा? एक साधारण भाषा की बात करें तो वो किसान कैसे समझ सकता है? जी, बाजार में बहुत सारे तरीके के जैव उर्वरक उपलब्ध हैं, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, मान्यता प्राप्त जो डीलर्स हैं उनसे। अदरवाइज आप जो सरकारी संस्थाएं हैं मान्यता प्राप्त, उनके यहाँ पर अच्छे क्वालिटी के जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं, आप उनसे खरीद सकते हैं। जैसे खंडवा में हमारी जो संस्था है, जी जी, यहाँ पर जैव उर्वरक काफ़ी अच्छे तरीके से और मानकों पे उचित जो है वो हम तैयार करते हैं और किसानों को लाभान्वित भी कर रहे हैं हम लोग। मतलब यह है कि यदि किसान भाई खरीदना चाहते हैं तो वो जो भी अब निकटतम जो आपका जैसे कृषि अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे, और जो भी ऑथोराइज्ड है, वहाँ से वो लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से उसको उसकी पूरी जानकारी भी जी बिल्कुल उसको मिल जाएगी। और कोई ऐसी विशेष बात जो आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहते हैं जैव उर्वरकों को लेकर? जी बिल्कुल, अभी चूंकि जैविक खेती के लिए किसान अभी थोड़े जागरूक हो रहे हैं। जी जी। अगर सिंथेटिक या केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो केमिकल फर्टिलाइज़र ज़मीन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उनका पीएच खराब कर देते हैं, जो नंबर ऑफ माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, तो आखिरकार हमें जैव उर्वरक का सहारा लेना ही पड़ता है। तो बेहतर होगा कि हम अपने शरीर, दूसरों और समाज के लिए भी जैव उर्वरक की तरफ हम शिफ्ट हो जाएं। विकास जी, जैव उर्वरकों की हम खरीदारी की यदि हम बात करें तो हमारे किसान भाई यह जैव उर्वरक कहाँ से खरीदें, उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। और एक विशेष बात और हम आपसे जानना चाहेंगे विकास जी कि जैव उर्वरकों को खरीदते समय किन किन सावधानियों को रखना बहुत आवश्यक हो जाता है? जी, जैव उर्वरक हमारे यहाँ जो हमारी जो बीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है जसवाड़ी रोड में, वहाँ पर कपास अनुसंधान केंद्र है, यहीं पे हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटी है। किसान भाई आप यहाँ से जो भी तरल जैव उर्वरक हैं हमारे पास, वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं।
हम यहाँ पे जो जैविक उर्वरक बनाते हैं वो एफसीओ के सारे पैरामीटर्स पे उसको जांच करने के बाद ही हम उनको बाहर सेल के लिए निकालते हैं। तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर बात है खरीदते समय सावधानियों की, तो खरीदते समय आप उसमें CFU काउंट होते हैं, वो आप देखें कि प्रति ml कितने जीवाणु आपको मिल रहे हैं। तो विकास जी, आपने हमें जैव उर्वरकों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, किस प्रकार से ये जैव उर्वरक तैयार हो रहे हैं, कृषक भाइयों के लिए जैव उर्वरक कितने उपयोगी हैं, इसके बारे में आपने हमें बताया। और ख़ास बात यह है कि बहुत कम लागत में ये जैव उर्वरक तैयार हो जाते हैं। विकास जी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आज हम आए हैं कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में, और आज हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से जैविक विधि के द्वारा कपास की खेती की जा रही है। किसान भाइयों, कपास की खेती रासायनिक भी की जाती है, कपास की खेती जैविक भी की जाती है, लेकिन रासायनिक की अपेक्षा जैविक विधि से तैयार की गई कपास में कितना अंतर आता है, उसका उत्पादन कितना अच्छा हमें देखने को मिलता है, इन सब बातों पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर D.K. श्रीवास्तव जी, जो कि साइंटिस्ट हैं कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों। तो श्रीवास्तव जी, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कपास की खेती की जा रही है, ये जानना चाहेंगे कि ये जो कपास की खेती है, ये क्या कोई विशेष पद्धति से ये खेती की जा रही है, या इसमें मतलब क्या अंतर क्या है इस खेती में? जी हाँ, ये जो कपास की खेती आप देख रहे हो किसान भाइयों, आपको ये जो कपास यहाँ दिखाई दे रहा है, आप इस कपास और जो रासायनिक पद्धति से जो कपास तैयार होता है उसमें आप ज़्यादा अंतर नहीं देख पा रहे होंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो कपास जो तैयार किया गया है, इसको पूरी तरह से जैविक पद्धति से तैयार किया गया है। जैविक पद्धति का अर्थ होता है कि हमने किसी भी तरह के रासायनिक का यहाँ उपयोग नहीं किया है। ना तो DAP डाला है, ना यूरिया डाला है, ना दूसरे फर्टिलाइज़र डाले हैं, ना ही किसी केमिकल का यहाँ स्प्रे किया गया है। तो इस ज़मीन के बारे में मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ज़मीन 4 से 5 साल पहले से जैविक तरह से तैयार की गई है। मतलब इसमें कम से कम 5 साल से किसी भी तरह का रासायनिक खाद या रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं किया गया है। तो जैविक पद्धति जो होती है, इसमें ये आवश्यक है कि किसी भी तरह की रसायन की का उपयोग ना किया जाए। तो किसान भाइयों, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कपास है फिर उतने ही अच्छी तरह से कैसे पैदा हो रहा है जी। तो इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं, जो आदान इसमें डाले गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि हमने इसमें केवल गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया है। तो जो गोबर की खाद होती है वो हम इसमें 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं, और वर्मी कंपोस्ट 6 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है। और बाकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे नॉर्मल जो कपास अपन रासायनिक में लगाते हैं, उसी तरह से इसको लगाया जाता है। हमने यहाँ जैविक कपास की नई किस्में विकसित की हैं। उन्हीं में से एक किस्म आप जो देख रहे हो, वो एक किस्म है जिसको राज विजय जैविक कपास SGF1 के नाम से जाना जाता है। राज विजय जैविक कपास, SGF1 और SGF2, ये 2 किस्में हैं जो हमने अभी सन 2022 में विकसित की हैं। ये पूरी तरह से जैविक तरीके से बनाई गई हैं। और जैसा कि श्रीवास्तव जी आपने बताया कि 5 साल पहले आपने ये जैविक के हिसाब से आपने ये ज़मीन को तैयार कर लिया था। 5 साल में अब फ़र्क आ गया है। जी जी। जब भी शुरुआत जैसे की जाती है, जैविक उर्वरकों की बात करें हम, शुरुआत की अगर हम बात करें और कपास की खेती की बात करें, तो कई तरह की हमें सावधानियाँ रखने की ज़रूरत होती है। श्रीवास्तव जी, हम उन सावधानियों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वे कौन कौन सी वे ज़रूरी सावधानियाँ हैं
जो हमारे कृषक भाई रखें, ताकि उनकी फसल जो है, खासतौर से जो कपास की जो फसल है वो बहुत अच्छी बने, उसका उत्पादन उनको बहुत अच्छा मिले। जैविक कपास में यदि हमको सही उत्पादन चाहिए, चूँकि हम इसमें सारी जैविक चीज़ें ही डाल रहे हैं, किसी भी तरह की रासायनिक नहीं डालते हैं, तो इसमें जो बोनी की जानी है, इसकी जो बुवाई की जाती है वो बिल्कुल समय पे की जाए, जो कि आपकी जून के प्रथम सप्ताह में हो जाना चाहिए। इसमें जो खाद आपको डालना है, जो मैंने अभी मात्राएं आपको बताई हैं कि कम से कम 15 से 20 टन जो है गोबर की खाद और 6 से 10 टन जो है वर्मी कंपोस्ट का इसमें उपयोग किया जाए। खाद की मात्राएं जो है 2 तरह से दे सकते हैं। कम से कम जो है 50% मात्रा जो है वो आप बोते समय खेत में डाल दें, और बाकी जो 50% है वो 40 दिन और 80 दिन की अवस्था में आपको डालना है। तो इस तरह से इससे इसका जो पोषण है अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा हम जो है इसमें प्रोम का भी उपयोग करते हैं। प्रोम एक ऐसी खाद है जो जिसमें पोटाश की मात्रा अच्छी होती है और जो जैविक तरीके से बनाई जाती है। तो जैविक तरीके से यदि हमको पोटाश देना है तो प्रोम का हमको उपयोग करना है। प्रोम को बनाने की भी विधि बहुत आसान है, उसको किसान घर पे भी तैयार कर सकता है। इसके अलावा हम इसमें दूसरी जो चीज़ें होती हैं, जैसे गोमूत्र है, नीम तेल है, इनका उपयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में। कीटनाशकों को जी हाँ, रूप इसके में आप अलावा इनका कोई इस्तेमाल कर अन्य सकते हैं। दवाई का उपयोग जी, नहीं जी, किया जी, जाता। जी। तो ये कुछ तो सावधानी मात्राएं है जो कि मैं आप बता इसमें रहे हैं। थोड़ा जी, सा आपको हाँ। बताना चाहूँगा कि किसान भाई थोड़ा सा यदि ध्यान रख लें और पहले से ही तैयारी रखें, तो अब इस फसल को कीड़ों से मुक्त किया जा सकता है। श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई हमारे किसान भाइयों को कि आप पहले से ही तैयारी रख लें इस चीज़ की, यानी कि पहले से ही तैयार रहें। श्रीवास्तव जी, फसल लगाने का जो सही समय है, जैसा कि आप बता रहे थे कि मई जून का रहता है, तो उसके बारे में हम चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों को और बताइए। कई बार हमने ये देखा है श्रीवास्तव जी, कुछ किसान भाई तो मई के बाद मतलब अंत तक और जून के शुरुआत तक भी फसल लगाते हैं, कुछ लोग तो और भी लेट हो जाते हैं। जी जी, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है साहब। इससे यदि क्या है कि जैसे हम बहुत जल्दी लगा लेते हैं, मई के पहले सप्ताह में यदि आप लगाते हो तो किसान को 2 तरह की प्रॉब्लम आती हैं। एक तो क्या है कि जब ये फूल इसके मतलब बल्ब जो इसके फटने को तैयार होते हैं, डंडू, उस समय पानी गिरता है तो पानी में वो कपास खराब होता है। फिर ज़्यादातर पीरियड जो होता है इस फसल का वो पानी के दौरान बड़ा होता है, तो उसमें बीमारियां भी लगती हैं। तो जल्दी लगाने का एक नुकसान है। लेट लगाने से क्या होता है, जैसे आप जुलाई में लगाएंगे, 15 जुलाई के बाद यदि आप लगाते हैं तो इसका विकास कम हो जाता है, बढ़ती नहीं है फसल। तो सबसे अच्छा समय है जून का प्रथम सप्ताह। जून के प्रथम सप्ताह में यदि आप लगाते हैं तो वो गर्मी के कपास के रूप में ही रहता है। आपको 2 से 3 पानी उसको देना पड़ते हैं। और नवंबर में जैसे अभी आप देख रहे हो, ये पूरा लगभग बस्ट हो चुका है, इसमें बल्ब जितने डंडू हैं वो फूट चुके हैं और कपास निकलने के लिए तैयार है। अच्छा श्रीवास्तव जी, जैसे हम यहाँ पे तो देख रहे हैं कि भाई आपने हमें बताया कि ये जैविक विधि से तैयार हो रही है। बात करें यदि हम प्रमाणीकरण की, जी जी, तो ये कैसे प्रमाणित होगा कि भाई जैव विधि से ही तैयार हो रही है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, इसके लिए सर प्रमाणीकरण संस्थाएं होती हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ संस्थाएं तय की हैं। पूरे इंडिया में लगभग 18 से 20 ऐसी संस्थाएं हैं जो ये प्रमाणीकरण देती हैं। उसका प्रमाणीकरण पाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को हमको पूरा करना पड़ता है। जैसे उसमें पहली शर्त ये है कि कम से कम 3 साल तक वो पूरी तरह से जैविक हो, मतलब उसमें किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर मतलब या जिस रासायनिक भूमि में वो बोया गया है कपास, वो 3 साल तक के लिए, मतलब 3 साल बाद ही उसको मिलता है। जैसे आज हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो आज ही हमें को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। वो 3 साल तक वो खुद उसको टेस्ट करते हैं। हर समय वो आते हैं, 3 से 4 बार साल में आते हैं, हर स्टेज में क्रॉप को देखते हैं, फिर मिट्टी का सैंपल भी लेते हैं, फसल का सैंपल भी लेते हैं। उनको वो टेस्ट करते हैं कि उसमें किसी तरह का केमिकल का रेसिडुअल तो नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो ही आपको फिर आगे प्रमाण पत्र वहाँ पे प्रमाणीकरण मिल जाता है। कहीं ना कहीं श्रीवास्तव जी, हम ये मान के चलेंगे कि भाई कपास का जो मार्केट है वो मार्केट भी इसका बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा जो फायदा है किसान यदि समझे उसको, तो वो ये है कि उसकी ज़मीन अच्छी हो रही है। आगे चल के इसी ज़मीन में वो बीटी से ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो श्रीवास्तव जी, आप कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश में 428 लाख हेक्टेयर से अधिक हुई रबी बोनी। सोयाबीन धान खरीदी पर नजर रखें मंत्रीगण। प्रदेश में रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक।
गेहूं में गेरुआ एवं कंडुआ रोग प्रबंधन और फफूंदी से बचाएं अंगूर। और अब खबरें विस्तार से। देश उत्पादक प्रमुख राज्यों में रबी फसलों की बुवाई ने रफ्तार पकड़ ली है। कुल बुवाई गत वर्ष से लगभग 17 लाख हेक्टेयर आगे है। देश में अब तक 428,84,000 हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 411,80,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी। अब तक गेहूं की बुवाई 200.35 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो गत वर्ष 187.97 लाख हेक्टेयर में हुई थी। चालू रबी में तिलहनी फसलों की बुवाई धीमी चल रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक गेहूं की बुवाई 200.35 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि सामान्य क्षेत्र 312.35 लाख हेक्टेयर है। दलहनी फसलों का सामान्य क्षेत्र 140.44 लाख हेक्टेयर है। इसमें चने की बुवाई 78.52 लाख हेक्टेयर में हुई है। वहीं मसूर की बोनी 13.45 लाख हेक्टेयर में हो गई है। देश में तिलहनी फसलों का रकबा घटा है। अब तक 80.55 लाख हेक्टेयर में तिलहनी फसलें बोई जा चुकी हैं। जर्मनी एवं इंग्लैंड की विदेश यात्रा में 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव लेकर लौटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में सोयाबीन धान खरीदी की व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं। गत सप्ताह हुई कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन और धान उपार्जन का काम जारी है। प्रदेश में 31 दिसंबर तक समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन किया जा रहा है। अब तक 77,000 से अधिक किसानों से 2,04,000 मीट्रिक टन सोयाबीन उपार्जन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश की 75,000 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रदेश के 11 जिले के 2,094 गांवों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। मध्य प्रदेश के किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। रबी 2024-2025 की अधिसूचित फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। अऋणी किसान अधिसूचित फसलों की बीमा बैंक, लोक सेवा सेवा केंद्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से करवा सकते हैं। ऋणी किसानों का बीमा निर्धारित बैंक के माध्यम से किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि यह योजना स्वैच्छिक है। रबी 2024-2025 की अधिसूचना के अनुसार सीमित फसलों में जिला स्तर पर मसूर, तहसील स्तर पर बीमा इकाई 1 में अलसी तथा पटवारी हल्का स्तर पर बीमा इकाई 2 में गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना एवं राई सरसों फसल को अधिसूचित किया गया है। गेहूं में 3 प्रकार की गेरुई लगती है, पीली गेरुई, भूरी गेरुई और काली गेरुई यानी कि रतुआ। इन रोगों का प्रबंधन कर गेहूं का अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। इस रोग की प्रतिरोधी किस्मों में यूपी 115, यूपी 2121, एचडी 2009, एचडी 2278, एचडी 2307, एचडी 2236, WH 147, HP 1102 हैं। इन्हें बोना चाहिए। इनके प्रबंधन के लिए जीनेब यानी कि डायथेन Z78 का छिड़काव भी काली और भूरी गेरुई को रोकता है। इसी प्रकार कंडुआ रोग भी गेहूं में आता है। यह बीज जनित फफूंद रोग है। इसमें जब पौधे में बालियां आती हैं तो उनमें दानों के स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है और कुछ समय पश्चात पूरी बाली समाप्त हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रसित पौधों को उखाड़कर बड़ी सावधानी के साथ पॉलीथिन की थैलियों में बंद करके मिट्टी में दबा देना चाहिए। रोग रोधी WL 711, HD 2009, WL 410 आदि को बोना चाहिए। बीजों को 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से कार्बेक्सिन से उपचारित करना चाहिए। अंगूर का गुणवत्ता युक्त भरपूर उत्पादन लेने के लिए फसल को रोग मुक्त रखना जरूरी है। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी अंगूर में फफूंद जनित रोग के आने का समय चल रहा है। फरवरी तक इसमें प्रकोप बढ़ सकता है। यदि रात्रि का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा और दोपहर का 24 डिग्री से कम तथा आर्द्रता 60% हो तो इस अवस्था में रोग अधिक फैलता है। पत्तियों और शाखाओं पर रोग की फफूंदी हवा के द्वारा अक्सर अवसर पाकर फैलती है। फफूंदी की क्रियाशीलता पर निरीक्षण करते रहें तथा पत्तियों और शाखाओं में दिखाई देने पर उसे काटकर नष्ट कर दें। बगीचे में सूर्य प्रकाश की व्यवस्था होनी जरूरी है। इसके बाद अप्रैल तथा अक्टूबर की छटनी के बाद रोग आ सकता है। ऐसी अवस्था में हेक्साकोनाजोल 0.05 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक छिड़काव करें। फल तुड़ाई के 25 दिन पहले पहला छिड़काव,
ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम तथा दूसरा उसके 5 दिन बाद किया जा सकता है। अन्य रासायनिक रोगनाशी का उपयोग तुड़ाई के 1 माह पहले ही कर दें। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।